Hello everyone, welcome back to the new video of series Let's Translate into English। आज हम पढ़ने वाले हैं टेंस। टेंस इंग्लिश का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में से एक है। अगर आपको इंग्लिश को बेहतर समझना है, बेहतर तरीके से बोलना है, तो आपको टेंस को बहुत अच्छे से समझना होगा। तो शुरू करते हैं आज टेंस। तो पहला सवाल आता है, व्हाट इज ए टेंस? टेंस होता क्या है? टेंस से क्या मतलब है? तो द टेंस इज ए फॉर्म ऑफ वर्ब दैट टेल्स अस द टाइम ऑफ एक्शन। इट मीन्स, क्या मतलब है इसका? कि टेंस असल में एक वर्ब की फॉर्म है जो हमें यह बताती है कि कोई भी एक्शन, कोई भी काम किस टाइम पे हो रहा है, किस समय पे हो रहा है, वो क्या है? आपका टेंस है। जैसे मान लो मैं बोलूं कि मैं दिल्ली जा रहा हूं, इसका मतलब ये काम अभी हो रहा है, प्रेजेंट में। मैं बोलूं मैं दिल्ली गया या मैं दिल्ली जा रहा था, इसका मतलब ये काम कब हो रहा है? पास्ट में, पहले हुआ है। मैं बोलूं मैं दिल्ली जाऊंगा, इसका मतलब ये काम कब होगा? फ्यूचर में होगा। तो इसीलिए ये सब क्या है? टेंस है, जो आपके एक्शन का टाइम बता रहे हैं। टेंस तीन टाइप के ही होते हैं, जिन तीनों का एग्जांपल मैंने अभी दिया। एक होता है आपका प्रेजेंट टेंस, एक पास्ट टेंस और एक फ्यूचर टेंस। अब इन तीनों टेंस के चार चार टाइप्स अलग से होते हैं, इनके सब टाइप्स। जैसे प्रेजेंट में बोलूँ तो प्रेजेंट में आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा, या इसको सिंपल प्रेजेंट बोलते हैं। फिर आएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, जिसको प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी बोलते हैं। इसके बाद आपका आएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, या प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस। अब इसी तरह से पास्ट के भी होते हैं। जैसे प्रेजेंट का इंडेफिनिट होता है, वैसे ही पास्ट का भी इंडेफिनिट होता है। उसी प्रकार से जैसे प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस होता है, पास्ट का भी कॉन्टिन्यूअस, वैसे ही पास्ट का परफेक्ट और पास्ट का भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फिर ऐसे ही चार सब टाइप्स फ्यूचर के भी होते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ऐसे तीन टेंस के चार चार सब टाइप्स मिला के टोटल हमारे पास होते हैं 12 टेंस। इन 12 टाइप के सेंटेंसेस को हमें पढ़ना है, समझना है कि कैसे इनकी हिंदी से इंग्लिश हम ट्रांसलेट करते हैं। तो आपका जो पहला टेंस बन के आता है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, या इसी को बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब ये बहुत सिंपल है। सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सबसे पहले आपको ये जानना है कि मान लो अगर हिंदी में लिखा हुआ है कोई सेंटेंस, कोई वाक्य हिंदी में लिखा है, तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है? तो इसकी पहचान बड़ी सिंपल है। पहचान, आइडेंटिफिकेशन कैसे होगी? आप देखोगे क्रिया के अंत में जो क्रिया होती है ना, जो हमारी वर्ब होती है, जब वो हिंदी में लिखा गया होगा वाक्य, तो उस क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूँ, ती हूँ, ते हो, मतलब ता ती के साथ आपका है, हूँ या हो मिलेगा। ठीक है, तो आप पहचान जाओगे इसका मतलब ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इन डेफिनिट टेंस। जैसे आप इस सेंटेंस को देखो, मैं आम खाता हूँ, इसमें वर्ब है खाना, और खाना वर्ब में क्या लिखा हुआ है? ता, और लास्ट में लिखा है हूँ। तो आपको मिल गया ता हूँ, इसका मतलब क्या हो गया? ये प्रेजेंट इन डेफिनिट टेंस। तो आपने जैसे ही देखा मैं खाना खाता हूँ, आपको समझ में आ गया कि ये प्रेजेंट इन डेफिनिट टेंस है। अब टेंस में ना आपको अलग अलग स्ट्रक्चर के हिसाब से बनाना होता है टेंस को। जैसे सबसे पहले आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट को लिखना पड़ता है। जो हमारा वाक्य में सब्जेक्ट है उसकी इंग्लिश सबसे पहले लिखी जाती है। सब्जेक्ट के बाद लिखा जाता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को V1। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ES भी लगता है कई बार। अगर मान लो सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो हम वर्ब को सिंगुलर बनाते हैं,
सब्जेक्ट अगर आपका प्लूरल है तो वर्ब को प्लूरल बनाते हैं, तो उस हिसाब से एस और ई एस लगता है। ध्यान देने वाली बात एक और है, जैसे नाउन में अगर हम नाउन में एस या ई एस लगाते हैं तो वो नाउन बनता है प्लूरल। क्या बनता है? प्लूरल। लेकिन अगर वर्ब में एस या ई एस लगता है तो वर्ब आपकी बनती है सिंगुलर। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद आता है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद जो अदर थिंग, अगर और कुछ भी लिखा हुआ है तो उसकी इंग्लिश बनती है। अब सबसे पहला सवाल ये आता है कि कोई भी सेंटेंस है उसमें सब्जेक्ट होता क्या है? व्हाट इज सब्जेक्ट? सब्जेक्ट क्या होता है? तो एक बड़ी सिंपल भाषा में बताया जाए तो सब्जेक्ट का मतलब होता है असल में जो उस वर्ब का डूअर है। डूअर मतलब जो काम कर रहा है, वो आपका क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। हालांकि ये एक्चुअल डेफिनेशन नहीं है सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट की डेफिनेशन हमने पहले दिन ही पढ़ी जब हम पहला चैप्टर पढ़ रहे थे कि सब्जेक्ट क्या है? अबाउट विच, अबाउट होम समथिंग इज सेड। जिसके बारे में कुछ बोला जाता है वो सब्जेक्ट होता है। ज़रूरी नहीं है कि सब्जेक्ट कोई ना कोई काम करेगा ही। तो हम पहले समझते हैं कि सब्जेक्ट कैसे पता करते हैं या ऑब्जेक्ट कैसे पता करते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि सब्जेक्ट कैसे खोजेंगे। किसी भी टेंस में सब्जेक्ट को खोजने का तरीका क्या है? तो क्रिया में, वर्ब में आप कौन लगाकर प्रश्न पूछें और जो जवाब आता है वो सब्जेक्ट होता है। अगर आप क्रिया में कौन लगाकर प्रश्न पूछेंगे और जो जवाब आएगा वो आपका सब्जेक्ट होगा। जैसे इसके अंदर आइए, मैं आम खाता हूँ, इस सेंटेंस को देखिए। मैं इस क्रिया में, ये जो वर्ब है, इसमें क्या लगा, कौन लगा के प्रश्न पूछता हूँ? कौन खाता है? तो क्या जवाब मिला? मैं। तो आपका मैं क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। तो सबसे पहले आपने सब्जेक्ट की इंग्लिश बना दी आई। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद वर्ब देखनी होती है। वर्ब है आपकी खाता, इट मीन्स खाना। कौन सी क्रिया हो रही है? खाने की। तो खाने की इंग्लिश जो होती है वो होती है 3 फॉर्म, ईट, एट, ईटन। तो पहली फॉर्म कौन सी हुई? ईट। तो आई के साथ हमने लिख दिया ईट। अब इसमें एस या एस नहीं लगेगा। कब एस और एस लगता है वो अभी थोड़ी देर में आपको बताते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब फिर वही बात, ऑब्जेक्ट का पता कैसे चलेगा? तो ऑब्जेक्ट के लिए आपको क्या करना पड़ता है? क्रिया में क्या या किसे लगाकर प्रश्न पूछना पड़ता है। क्या खाता है? तो जवाब मिला आम खाता है। तो इसका मतलब आम क्या हो गया? आपका ऑब्जेक्ट हो गया। किसे खाता है? क्या जवाब मिला? कोई जवाब नहीं मिला। तो यहाँ पे एक ही ऑब्जेक्ट है जो है आम। कई बार किसी सेंटेंस में 2 ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, किसी में एक हो सकता है, किसी में एक भी नहीं हो सकता है। तो जितने ऑब्जेक्ट हैं, अगर 2 ऑब्जेक्ट हैं तो दोनों को लिखना पड़ता है, एक है तो एक को लिखना है, नहीं है तो नहीं लिखेंगे। पता चलता है क्या और किसे से। ध्यान देने वाली बात क्या है कि जब हम क्या से पूछते हैं तो जो ऑब्जेक्ट निकल के आता है वो निकल के आता है आपका कोई भी नॉन लिविंग थिंग। और नॉन लिविंग थिंग को हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और अगर मैं किसे लगाकर प्रश्न पूछता हूँ और फिर जो ऑब्जेक्ट निकल के आता है उसे हम बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो कभी अगर किसी सेंटेंस में 2 ऑब्जेक्ट हैं तो जनरली ऐसा होता है, जनरली आम तौर पर सबसे पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और उसके तुरंत बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाया जाता है। कई बार पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाकर टू का यूज करके फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी लिखा जाता है, लेकिन वो बहुत कम बार यूज होता है, कुछ स्पेशल वर्ब्स के साथ ही यूज होता है। इसीलिए आप जनरली ये मान लो कि सबसे पहले आपका आएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, फिर इनडायरेक्ट। और अगर एक ही ऑब्जेक्ट है फिर तो वही आना है। तो आपका मैं आम खाता हूँ की इंग्लिश क्या बन गई? आई ईट ए मैंगो। अब जरा एक बार हम समझ लेते हैं कि कब वर्ब में एस और ई एस लगता है और कब नहीं लगता है। इसके लिए ध्यान दीजिए आप। ऑब्जेक्ट कैसे खोजेंगे ये आपको बता दिया हमने। क्या और किसे लगाकर प्रश्न पूछिए।
वाक्य में 2 ऑब्जेक्ट होंगे तो पहले डायरेक्ट आएगा, बाद में फिर इनडायरेक्ट आएगा, ये भी बता दिया आपको हमने। अब हम देखते हैं कि कब तो हम वर्ब में एस या ईएस का प्रयोग करते हैं और कब नहीं करते हैं। इसका बहुत सिंपल सा एक रूल है कि यदि आपका जो सब्जेक्ट है, जो हमने सब्जेक्ट लिखा, या तो वो ही, शी और इट हो, या फिर अगर नाउन हो तो सिंगुलर हो, तब तो हम एस और ईएस का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर ऐसा ना हो तो हम एस और ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे अगर आई, यू या दे, वी हो, या कोई प्लूरल नाउन हो, तो वर्ब में एस और ईएस का प्रयोग नहीं होता है। आपको एक बात समझनी होगी कि किसी भी सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है, किसी सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है, वो केवल और केवल या तो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। नाउन और प्रोनाउन के अलावा किसी और पार्ट्स ऑफ स्पीच के पास, किसी और टाइप के वर्ड के पास ये पावर नहीं है कि वो सेंटेंस का सब्जेक्ट बन पाए। तो इसका मतलब या तो आपका नाउन होगा या आपका प्रोनाउन होगा। तो अगर प्रोनाउन है तो ही, सी, इट होना चाहिए, तब एस और एस का प्रयोग होता है। और अगर नाउन लिखा है तो वो होना चाहिए सिंगुलर नाउन, एक वचन होना चाहिए, तब एस और एस का प्रयोग होता है। लेकिन अगर आई, यू, दे, वी है प्रोनाउन में से, या नाउन प्लुरल है, तो आपका वर्ब में एस और एस का प्रयोग नहीं होता है। ठीक, अब आप देखिए हमने जो बनाया सेंटेंस, मैं आम खाता हूँ, आई ईट ए मैंगो, इसमें आपका सब्जेक्ट आई था, तो हमने वर्ब में एस या ईएस का यूज नहीं किया और केवल ईट लिखा। अगर ये होता वह आम खाता है, तो अगर यहाँ पे मैं की जगह वह होता तो यहाँ पे इंग्लिश में ही बनता और ही के साथ ईट्स लगता। क्या लगता? ईट्स। वर्ब में एस या ईएस लगता। अब देखिए, मैं आम खाता हूँ के बाद मान लो अगर हम इसका नेगेटिव बनाते हैं, मैं आम नहीं खाता हूँ, तो मैं आम नहीं खाता हूँ में आपको दिख रहा है कि केवल अफर्मेटिव और नेगेटिव में किसका फ़र्क होता है? इस नहीं का। और इसकी इंग्लिश में क्या फ़र्क होता है? नहीं के लिए नॉट लिखना पड़ता है। लेकिन हमने जितनी भी ट्रांसलेशन पढ़ी इस पूरी सीरीज में, आपने एक बात देखी कि नेगेटिव सेंटेंस में जो नॉट आता है वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद आता है। नेगेटिव सेंटेंस में जो नॉट आता है वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद आता है। अब आपको समझना ये है कि इसके अंदर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमने कोई नेगेटिव वर्ब, हमने कोई हेल्पिंग वर्ब का तो यूज लिखा ही नहीं, कहीं भी हेल्पिंग वर्ब लिखी नहीं लिखी। तो अब इसका नेगेटिव और इंटेरोगेटिव बनाने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब खुद से ऐड करनी पड़ेगी। और वो हेल्पिंग वर्ब कौन सी ऐड होती है? डू या डज। बहुत सिंपल है, देखो हेल्पिंग वर्ब जो इसमें यूज होगी वो होगी डू या डज, या तो होगी डू या डज। और आपको दिख रहा है कि डज में ईएस लिखा हुआ है। इट मीन्स डज हेल्पिंग वर्ब उन सब्जेक्ट के साथ यूज होगी जिन सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस और ईएस आता है, जैसे ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन। और डू यूज होगी बाकियों के साथ। तो अभी सबसे पहले आप लिखोगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है आई, सब्जेक्ट के बाद ही हेल्पिंग वर्ब लिखना पड़ता है, तो हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे डू और उसी के बाद नॉट लगाना पड़ता है, तो नॉट, आई डू नॉट। उसके बाद फिर वही वर्ब की पहली फॉर्म ईट, फिर ऑब्जेक्ट ए मैंगो। तो मैं आम नहीं खाता हूँ, आई डू नॉट ईट ए मैंगो। अब आया क्या मैं आम खाता हूँ, तो शुरू में आ गया क्या। अब शुरू में क्या आ गया, तो आपको पता है इसकी शुरुआत होगी हेल्पिंग वर्ब से। तो हेल्पिंग वर्ब में हम क्या यूज करने वाले हैं? डू। तो सबसे पहले हमने क्या के लिए हेल्पिंग वर्ब लिख दिया शुरू में, जो है डू। अब बचा मैं आम खाता हूँ, इसकी तो हम जानते ही है, आई ईट ए मैंगो। तो क्या बनी इंग्लिश? डू आई ईट ए मैंगो। क्या मैं आम नहीं खाता हूँ? डू आई नॉट ईट ए मैंगो। सिंपल, सबसे पहले आपने क्या की बना दी, हेल्पिंग वर्ब डू। उसके बाद इस वाले सेंटेंस में जो इंटेरोगेटिव के साथ नेगेटिव होता है उसमें सब्जेक्ट के बाद लिखना पड़ता है नोट को,
तो हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट लिखा, फिर नॉट लिखा, डू आई नॉट ईट ए मैंगो। तो ये आपका है प्रेजेंट इन डेफिनिट टेंस। एक बार जरा इस सेंटेंस को देखिए, वह मुझे अंग्रेजी पढ़ाता है। अब इसमें आप देखोगे कि सब्जेक्ट आपका क्या है, ही, तो यहाँ पे हो जाएगा ही। वर्ब है आपकी पढ़ाना, टीच, और अगर ही आपका सब्जेक्ट है तो वर्ब में एस और ई एस भी आएगा, तो ही टीचेज। ऑब्जेक्ट क्या है, क्या पढ़ाता है, अंग्रेजी। किसे पढ़ाता है, मुझे। दोनों ही आपके ऑब्जेक्ट हैं, तो पहले डायरेक्ट बोले तो लिविंग, तो मी, मुझे की इंग्लिश मी और अंग्रेजी की इंग्लिश। ही टीचेज मी इंग्लिश। वह मुझे अंग्रेजी नहीं पढ़ाता है, तो सब्जेक्ट ही। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आएगी डज, और इसी के बाद नॉट, ही डज नॉट। और जब हम हेल्पिंग वर्ब डज का यूज करते हैं उस केस में अब वर्ब में एस और यस जो लग रहा था वो नहीं लगता है, तो ही डज नॉट टीच मी इंग्लिश। क्या वह मुझे अंग्रेजी पढ़ाता है, तो शुरू में क्या आया, तो हेल्पिंग वर्ब पहले, डज ही टीच मी इंग्लिश। क्या वह मुझे अंग्रेजी नहीं पढ़ाता है, डज ही नॉट टीच मी इंग्लिश। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बाद जो दूसरा टेंस आपका आता है वो आता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, या इसी को हम लोग प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी बोलते हैं। इससे पहले अगर हिंदी में कोई वाक्य लिखा है तो हम कैसे पहचानेंगे, कैसे पता करेंगे कि ये जो टेंस लिखा हुआ है, ये जो वाक्य लिखा हुआ है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का लिखा हुआ है। इसकी बड़ी पहचान क्या है, आइडेंटिफिकेशन क्या है, कि आपको क्रिया के बाद क्या मिलेगा लिखा हुआ, रहा है, रही है, रहे हो, रहा हूँ, रहे हैं, इस टाइप से आपको मिलेगा। रहा, रहे, रहो, रहा, रहे, रही के साथ है, हूँ या हो आपको देखने को मिलेगा। तो जैसे ही आपको ये देखने को मिला आप समझ जाओगे कि ये जो टेंस है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। जैसे एग्जांपल के लिए देख लो आप नीचे, मैं आम खा रहा हूँ, क्या मिला, रहा हूँ। तो मैं आम खा रहा हूँ, अब इसकी इंग्लिश कैसे बनेगी, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले आप लिखोगे सब्जेक्ट। क्या लिखोगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा। हेल्पिंग वर्ब कौन सी होगी, इज, एम, आर में से कोई, और इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी होगा। बहुत जगह इसको वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी बोल देते हैं। जो ये आईएनजी वाली फॉर्म है इसको V4 भी बहुत जगह लिखा मिलता है, तो वो एक ही बात है, वर्ब के साथ आईएनजी लगेगा हमारा इसमें। उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, और उसके बाद अदर थिंग, अगर कुछ बच गया। अदर थिंग कई बार बच जाती है, जैसे मान लो मैं बोल दूँ वह रोज़ आम खा रहा है, तो आपका जो रोज़ होगा वो ना तो सब्जेक्ट है, ना वर्ब है, ना ऑब्जेक्ट है, ना हेल्पिंग वर्ब है, वो आपका फिर अदर थिंग में आ जाएगा, और उसकी इंग्लिश बिल्कुल ब्लास्ट में बनती है। अब देखिए, मैं आम खा रहा हूँ, आई सबसे पहले सब्जेक्ट, आई एम ईटिंग ए मैंगो, आई एम ईटिंग ए मैंगो, क्योंकि सबसे पहले सब्जेक्ट लिख दिया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आई के साथ एम लगती है, वर्ब में आईएनजी लगा दिया, और ऑब्जेक्ट है आपका ए मैंगो। मैं आम नहीं खा रहा हूँ, तो उसका क्या हो जाएगा, इसमें तो आपको हेल्पिंग वर्ब पता ही है यूज होने वाली है, इज, एम, आर, तो इसी के बाद नॉट लगाना है, और अगर शुरू में क्या आ जाए तो इसी को बाहर निकाल देना है। तो मैं आम खा नहीं रहा हूँ, आई एम के बाद नॉट लग जाएगा, आई एम नॉट ईटिंग ए मैंगो। क्या मैं आम खा रहा हूँ, शुरू में क्या आया, हेल्पिंग वर्ब बाहर निकल गया आपका, सबसे पहले आ गया क्या के लिए आपका हेल्पिंग वर्ब एम, उसके बाद सब्जेक्ट आई, वर्ब ऑब्जेक्ट, आई एम आई ईटिंग ए मैंगो। क्या मैं आम नहीं खा रहा हूँ, तो एम आई नॉट ईटिंग ए मैंगो। ये चार बनाने में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, अपने ट्रांसलेशन को बहुत अच्छे से समझा है। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले से ही है तो उसी के बाद नॉट लग जाता है, वही पहले आ जाता है। अगर हेल्पिंग वर्ब ना हो तो मुझे हेल्पिंग वर्ब अलग से जोड़नी पड़ती है, जो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किया। अब प्रेजेंट
कॉन्टिन्यूस टेंस के बाद जो तीसरा बनेगा प्रेजेंट में, वो बनेगा आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या बनेगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी वही पहचान क्या होगी कि क्रिया के अंत में आपको मिलेगा चुका है, चुके हैं, चुका हूँ, इस टाइप से मिलेगा। मतलब चुका, चुकी, चुके के साथ है, हूँ या हो लिखा मिलेगा आपको। या फिर आपको कई बार ऐसे भी मिल सकता है, या है, ए है, ई है। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखिए, या तो मिलेगा मैं आम खा चुका हूँ, ये चुका हूँ, या मैंने आम खा लिया है, ये या है, या मैंने आम खाया है। तो कुल मिला के बच्चे आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या है कि लास्ट में एक तो चुका, चुकी, चुके के साथ है, हूँ या हो मिलता है, या फिर कई बार या है, ए है, ई है मिलता है। तो अगर ऐसा लिखा मिले तो आप समझ जाओगे कि ये जो टेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या है? सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, सभी सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। कई बार हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है, सिर्फ 2 सेंटेंस है जिनमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है, एक प्रेजेंट का इंडेफिनिट और एक आगे पास्ट का इंडेफिनिट हम पढ़ेंगे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी परफेक्ट में? हैज या हैव। उसके बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म आती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर थिंग। कहीं भी आपको याद रहे अगर चुका दिख जाए लिखा हुआ तो आप उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हो। कहीं आपको रहा दिख जाए लिखा हुआ रहा, तो आप उसमें वर्ब की फोर्थ फॉर्म, इसका मतलब आईएनजी लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में उसका यूज करते हो। रहा के साथ है, था, होगा, कुछ लिखा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। रहा दिख जाए तो आप V4 का यूज करते हो। अगर आपको चुका दिख जाए तो V3 का यूज करते हो। ये बात हमेशा सत्य है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आपका आएगा आई। क्या आएगा? आई। उसके बाद वर्ब हैज या हैव में से क्या आएगी? आई के साथ आएगा हैव। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, खाना की थर्ड फॉर्म क्या होती है? ईटन। ऑब्जेक्ट क्या खा लिया है या क्या खा चुका हूँ? आम। तो ऑब्जेक्ट है ए मैंगो। तो आई हैव ईटन ए मैंगो, ये आपका हो गया मैं आम खा चुका हूँ या मैंने आम खाया है, मैंने आम खा लिया है की इंग्लिश। अब इसी में नेगेटिव बनाना है, मैं आम नहीं खा चुका हूँ या मैंने आम नहीं खाया है। तो आपको पता है नेगेटिव का मतलब है हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दो। हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ पे? हैज या हैव। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आई, हेल्पिंग वर्ब हैव, इसी के बाद नॉट, फिर V3 ईटन ए मैंगो। आई हैव नॉट ईटन ए मैंगो। क्या मैं आम खा चुका हूँ? तो इसके लिए क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो जाएगा ये वाक्य। शुरू में क्या है? तो हैव आई ईटन ए मैंगो। क्या मैं आम नहीं खा चुका हूँ? हैव आई नॉट ईटन ए मैंगो। सिंपल है ये। आपने ट्रांसलेशन में इन 4 तरीके से सेंटेंस को बनाना सीखा है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव। तो कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना होता है नेगेटिव में। अगर शुरू में आपका क्या आ जाए तो आपको हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकालना होता है। इसके बाद प्रेजेंट का जो चौथा सेंटेंस बनता है, जो चौथा टेंस बनता है, वो बनता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस। कॉन्टिन्यूअस टेंस का एक नया नाम प्रोग्रेसिव भी है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है, इसकी पहचान क्या है? कैसे पहचानेंगे? हिंदी में अगर कोई सेंटेंस लिखा हुआ है, कोई वाक्य लिखा है, तो ये वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है, ये हम कैसे पहचानेंगे? तो इसको पहचानने का बहुत ही सरल तरीका है कि एक तो आपको इस वाक्य के शुरू में कुछ समय दिया होगा, कोई भी समय हो सकता है, वो 2 दिन से, 2 साल से, 5 हफ्ते से, 5 महीने से हो सकता है, या कोई डेफिनेट टाइम दे सकते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे 1980 से 2005 से, सोमवार से सुबह 8 बजे से, कोई ना कोई टाइम आपको शुरू में मिलेगा। और उसके बाद क्रिया के अंत में आपको रहा, रही, रहे के साथ है, हूँ देखने को मिलता है। इसका मतलब क्या है कि कोई ऐसा टेंस है, कोई ऐसा एक्शन है जो किसी पुराने समय में शुरू हो गया है लेकिन अभी भी चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल आप इस सेंटेंस को देखिए,
मैं 2 दिन से आम खा रहा हूँ। अब आप देखो, आपको शुरू में एक टाइम दिखा क्या, 2 दिन, उसके बाद दिखा आम खा रहा हूँ, लास्ट में क्या मिला, रहा हूँ। तो यही तो बताया गया कि अगर शुरू में आपको टाइम दिखे, लास्ट में आपको रहा दिखे, रहा के साथ है हूँ दिखे, हो दिखे, तो इसका मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अब इसमें स्ट्रक्चर कौन सा फॉलो होता है वो ध्यान दीजिए। सबसे पहले आपका आता है सब्जेक्ट। क्या आता है, सब्जेक्ट। सबसे पहले आप इसमें सब्जेक्ट लिखोगे, वो हमेशा लिख रहे हैं। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आपकी आती है हैज या हैव। उसके बाद आपको एक एक्स्ट्रा वर्ड लिखना पड़ता है जो है बीन। हैज हैव के साथ क्या लिखना पड़ता है, बीन। उसके बाद आपको यहाँ पे रहा दिख रहा है, तो मैंने अभी बताया कि रहा दिख गया, इसका मतलब V1 के साथ ING आएगा। उसके बाद वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट, फिर अदर थिंग। अदर थिंग के बाद आप फोर या सिंस में से एक लिख के और फिर टाइम लिखते हो, जो टाइम दिया गया है। इसका स्ट्रक्चर थोड़ा बड़ा है पर है वैसा ही जैसा हमने किया अब तक। सबसे पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट लिखो, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखो, उसके बाद इसमें एक एक्स्ट्रा वर्ड आ गया बीन, फिर वर्ब लिखो, फिर ऑब्जेक्ट लिखो, फिर अदर थिंग लिखो। अब यहाँ पे टाइम भी दे रखा है तो फोर या सिंस लिख के उस टाइम को लिखा जाता है। अब आपको ये भी समझना होगा कब फोर आता है, कब सिंस आता है। इसका बहुत एक सिंपल सा रूल है। अगर जो आपका टाइम दिया हुआ है वो एक ड्यूरेशन है, मतलब अवधि है, जैसे 2 महीने से, 2 दिन से, 5 साल से, 5 हफ्ते से, 5 घंटे से, इस टाइप का टाइम दे रखा है, तो आप यूज करते हो फोर का। ठीक, ये लिखा है ना, 2 दिन से, 3 वर्षों से, 4 महीने से, इस टाइप के टाइम के लिए आप यूज करते हो फोर का। और अगर पॉइंट ऑफ टाइम है उसके लिए यूज करते हो सिंस का। पॉइंट ऑफ टाइम मतलब जैसे बोल दिया कल से, पिछले महीने से, बचपन से, सोमवार से, या 2005 से, तो इस टाइप के, सुबह 8 बजे से, इस टाइप के टाइम के लिए आप यूज करते हो सिंस का। अब ज़रा इसको बनाते हैं। सबसे पहले आप लिखोगे सब्जेक्ट, मैक इंग्लिश आई के साथ लिखते हैं हैव। उसके बाद बीन लिखा जाएगा स्ट्रक्चर के हिसाब से, फिर वर्ब के साथ ING, ईटिंग, ऑब्जेक्ट है ए मैंगो, अदर थिंग कुछ है नहीं। अब 2 दिन है तो 4 आएगा, फॉर 2 डेज। आई हैव बीन ईटिंग ए मैंगो फॉर 2 डेज। अच्छा, मैंने टेंस पढ़ाते वक्त आपको बताया नहीं कि कब आप हैज का यूज करोगे, कब हैव का। प्रेजेंट परफेक्ट में भी हैज हैव का यूज हो रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी हैज हैव का यूज हो रहा है। उसका ना बताने का एक ही कारण है कि आपने, अगर इसके पिछले जो 6 क्लास है आपने ली है, जो 6 वीडियोज हमने बनाई है, उनमें आपने ये सीख ही लिया होगा। मैं फिर भी बता देता हूँ कि अगर आपका सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन है तो आप यूज करते हो हैज का। अगर आपका सब्जेक्ट आई, यू, दे, वी या प्लूरल नाउन है तो आप यूज करते हो हैव का। तो यहाँ पे आई है इसलिए हम हैव का यूज कर रहे हैं। इसका नेगेटिव बनाएंगे, मैं 2 दिन से आम नहीं खा रहा हूँ, तो आपको पता है हेल्पिंग वर्ब तो यहाँ पे है जी हैव, तो उसके बाद नॉट लग जाएगा बस। आई हैव नॉट बीन ईटिंग ए मैंगो फॉर 2 डेज। क्या मैं 2 दिन से आम खा रहा हूँ, हैव आई बीन ईटिंग ए मैंगो फॉर 2 डेज। क्या मैं 2 दिन से आम नहीं खा रहा हूँ, हैव आई नॉट बीन ईटिंग ए मैंगो फॉर 2 डेज। ये 4 तरीके से अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है आपके लिए, आप पहले ही सीख लिए बात तो बहुत अच्छे से। अभी आपको हमने कराया प्रेजेंट टेंस। इसके बाद प्रेजेंट टेंस के बाद, इससे पहले हम पास्ट टेंस पढ़ें। आप इस प्रेजेंट टेंस को अच्छे से रिवाइज करें, क्योंकि अगर आपको प्रेजेंट टेंस आ गया तो पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि पास्ट और फ्यूचर में बस थोड़े से माइनर चेंजेस आते हैं। आपको प्रेजेंट टेंस अच्छे से आ गया तो फ्यूचर और जो पास्ट टेंस हम पढ़ेंगे वो बहुत ही आसान लगेगा आपको। तो आप प्रेजेंट टेंस को अच्छे से रिवाइज करें।